Hello students, this is lecture number 19 Atomic Structure Class +1। तो मैंने आपसे जो de Broglie's कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है एंड समहाउ कुछ रीजंस के कारण जो बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन थी वो पेंडिंग रह गई थी। तो प्लीज़ इसको मैं अब de Broglie's कॉन्सेप्ट के बाद करवा रहा हूँ, पर इसको स्टडी कीजिए de Broglie से पहले। बोहर्स की लिमिटेशंस बोहर्स मॉडल के बाद जो आएंगी वहीं पे स्टडी, मीन्स बोहर्स मॉडल के साथ इसको स्टडी कीजिए और सुनिए। वैसे आप अवेयर हो चुके हैं कि बोहर्स मॉडल में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नहीं आती। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उनमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए जो एनर्जी का पैटर्न है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट है। ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक्सप्लेन हो रहा है, ओके जिसको आप धीरे धीरे समझना शुरू कर देंगे कि जब कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है तब लेवल्स के बीच में ये जो N1 2 N3 ये एनर्जी गैप यहाँ दिखाया जा रहा है, ओके। और जो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी लेवल में देते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देते हैं, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो बोहर मॉडल ने नहीं एक्सप्लेन किया। सेकेंडली, बोहर मॉडल 2 डायमेंशनल मॉडल था, प्लेनर मॉडल था, राइट। जबकि जो एटम है वो 3 डायमेंशनल व्यू उसका वहाँ दिया ही नहीं गया है। और जो अब हम लेटेस्ट मॉडल करेंगे जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, उसमें एटम का 3 डायमेंशनल मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है। मोर ओवर, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप्स इफ दे हैव कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर हैं, पिरामिडल है, टेट्राहीड्रल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब, अगर मॉलिक्यूल जो एटम्स के ज्वाइन करने से बनता है वो 3 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एटम का 3 डायमेंशनल मॉडल पता होगा तभी मैं मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल मॉडल तक जा पाऊंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स बोहर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। एक और बात, जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा दिया गया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का नहीं था, राइट। नेक्स्ट, द मेजर सेटबैक टू बोहर्स मॉडल वाज गिवन बाय de Broglie। de Broglie ने ये कहा कि अगर रेडिएशंस का डुअल कैरेक्टर है, राइट, तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो हैं, जो पार्टिकल नेचर हम समझते हैं, तो उनके पास भी तो वेव कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। बोहर ने सिंपली रेडिएशन का वेव कैरेक्टर अपने मॉडल में इंप्लीमेंट किया। उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस माना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है, उसका डुअल नेचर नहीं लिया। ये हम बात पहले कर चुके हैं। सो मैंने कहा कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण मेरी वो रिकॉर्डिंग वहाँ नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर नंबर 19 की सेंस में दे रहा हूँ। तो इसको आप 16th लेक्चर की कंटिन्यूएशन समझिए। 17th 18th जो है वो आपका de Broglie's इक्वेशन का लेक्चर है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, राइट। देन हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो मेरा 20th लेक्चर है। हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to Heisenberg's uncertainty principle, it is not possible to find position and momentum of microscopic bodies simultaneously with absolute accuracy। वहाँ हम लेक्चर में सीखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम सर्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास वेव कैरेक्टर भी है। वहाँ बात प्रोबेबिलिटी की आती है, जबकि बोहर्स मॉडल से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो थ्योरी है वो बोहर्स मॉडल से मैच नहीं करती है। बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन है, जबकि
हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल कहते हैं कि पोजीशन को आप सर्टेन कर ही नहीं सकते। सो ये दो मेजर लिमिटेशंस थी जिसने बोहर्स मॉडल को बहुत बड़ी सेटबैक दी। वन मोर थिंग, जब हम एटम को, ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं, हाई पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, वहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करें तो क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सब स्पेक्ट्रल लाइंस भी शो करती हैं, राइट। मीन्स अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूँ, स्पेक्ट्रल लाइंस किसका हिंट देती हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमें हिंट देती हैं, शाबाश, किस बात का, ये हमें हिंट देती हैं फिक्स्ड शेल्स का, कि एटम में फिक्स्ड शेल्स हैं। अपीयरेंस ऑफ सब स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें हिंट देती हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर भी सब लेवल्स हैं, सब शेल्स हैं। सो ये मेन शेल्स हैं, एंड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन शेल्स के अंदर सब शेल्स भी आती हैं, जो बोहर्स मॉडल ने डिस्कस नहीं की है, जो बेस बना हमारे 3 डायमेंशनल वेव मैकेनिकल मॉडल का। सो ये लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ इसको आप रीड कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, inability to explain 3-dimensional model of an atom, inability to explain shapes of molecules, inability to explain the Broglie concept of dual nature of matter, and Heisenberg's uncertainty principle. Inability to explain splitting of lines in the magnetic field, Zeeman effect, we call this as Zeeman effect, and in the electric field called Stark effect. So this is all about limitations of a Bohr's model, and in my lecture number 20 you will get information about Heisenberg's uncertainty principle. Thank you very much.